नमस्कार प्यारे बच्चों, भी सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। पिछली क्लासेस में देखिए हमने बेसिक चीज़ें शुरू करी थी मैथमेटिकल फिजिक्स में। कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को बताया था। इसके बाद में हमने एक जो जनरल या सब निर्देश तंत्र का जो जनक होता है उसकी बात की थी, जिसको हम कहते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर अब एक नया शब्द और आएगा हमारे पास, अगर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u1 इक्वल टू c1 लिखा था, u2 इक्वल टू c2, u3 इक्वल टू c3, अगर तीनों पृष्ठ या तीनों सरफेस अगर लंबवत हों एक दूसरे के, तो हम उसको कहते हैं फिर लांबिक निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं? लांबिक निर्देश तंत्र या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और लांबिक निर्देश तंत्र के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखिए बेटा, हेडिंग लगाओ, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणांक, एवं स्केल गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे इसके अंदर जो आगे सब डेरिवेशन में काम आएंगी। एवं स्केल गुणांक, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणांक, एवं स्केल गुणांक। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केल गुणांक, मतलब स्केल फैक्टर, एंड स्केल फैक्टर, एंड स्केल फैक्टर, एंड स्केल फैक्टर। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केल फैक्टर, एंड स्केल फैक्टर। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणांक, एवं स्केल गुणांक। हेडिंग लगा लो बेटा। तो देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। क्या होता है? कल जो पीछे पढ़ के आए थे हमने वक्री निर्देश तंत्र या कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर अगर तीनों पृष्ठ u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2 और u3 इक्वल टू c3 अगर परस्पर लंबवत या परपेंडिकुलर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो लिखिए प्यारे बच्चों इसके नीचे, यदि किसी वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में, 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 निर्देशांक तंत्र में तीनों वक्री पृष्ठ, तीनों वक्री पृष्ठ, तीनों वक्री पृष्ठ u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2 तथा u3 इक्वल टू c3, तीनों वक्री पृष्ठ u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2 तथा u3 इक्वल टू c3 परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, तो उसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो उसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में लिखे बेटा, in a curvilinear coordinate system, in a curvilinear coordinate system, in a curvilinear coordinate system, if in a curvilinear coordinate system, if all curved surfaces, if all curved surfaces u1 equal to c1, u2 equal to c2 and u3 equal to c3, u1 equal to c1, u2 equal to c2 and u3 equal to c3 are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, then it is called, then it is called, then it is called orthogonal curvilinear coordinate system, then it is called orthogonal कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि भाई जो कल हम जो पढ़ के आए थे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें तीन पृष्ठ या तीन सरफेस होते थे, u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2 एंड u3 इक्वल टू c3।
अगर ये तीनों के तीनों पृष्ठ या सरफेस परस्पर लंबवत या परपेंडिकुलर हो तो इसे कहते हैं लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहते हैं। लांबिक निर्देश तंत्र में निर्देशांक, लांबिक निर्देश तंत्र में, आगे लिखो बेटा, लांबिक निर्देश तंत्र में निर्देशांक परस्पर लंबवत होते हैं। लांबिक निर्देश तंत्र में निर्देशांक परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम coordinates are perpendicular to each other, coordinates are perpendicular to each other, coordinates are perpendicular to each other, coordinates are perpendicular to each other। अब देखिए इसमें एक छोटी चीज और पढ़ेंगे, इसी में चलो हेडिंग लगा लो, छोटी हेडिंग, रेखा अल्पांश। क्या आता है बेटा? रेखा अल्पांश, या जिसे कहते हैं लाइन एलिमेंट। रेखा अल्पांश या इसे क्या कहते हैं? लाइन एलिमेंट। रेखा अल्पांश या क्या कहते हैं? लाइन एलिमेंट। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, पूरे चैप्टर की जान है ये, मान लो। लाइन एलिमेंट या जिसको हम क्या कहते हैं? रेखा अल्पांश। हेडिंग लगाओ, रेखा अल्पांश, हेडिंग लगाइए लाइन एलिमेंट। माना कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, माना कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक, माना कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक, माना कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u1, u2, u3 है। किसी बिंदु के निर्देशांक u1, u2, u3 है, u1, u2, u3 है। माना कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u1, u2, u3 है, तो बिंदु P का स्थिति सदिश, तो बिंदु P का स्थिति सदिश, तो बिंदु P का स्थिति सदिश R, तो बिंदु P का स्थिति सदिश R u1, u2, R u1, u2, u3 निम्न प्रकार होगा। तो बिंदु P का स्थिति सदिश R u1, u2, u3 निम्न प्रकार होगा। R u1, u2, u3 निम्न प्रकार होगा। R u1, u2, u3 निम्न प्रकार होगा। u1, u2, u3 निम्न प्रकार होगा। कंसीडर इन ए ऑर्थोगोनल, कंसीडर इन ए ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंसीडर इन ए ऑर्थोगोनल curvilinear coordinate system, consider in orthogonal curvilinear coordinate system the coordinates of any point u1, u2, u3, the coordinates of any point u1, u2, u3, then the position vector of point P, then the position vector of point P, then the position vector of point P is R u1, u2, u3 given by R u1, u2, u3 is given by R u1, u2, u3 is given by R is equal to कोई भी फंक्शन होगा किसका? u1, u2 और किसका होगा भी? u3 का। पहले हम कहते थे xyz का फंक्शन होता है स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। अब xyz की जगह कितना है मेरे भाई? u1, u2 और कितना आपके पास? u3। तो नीचे लिख लो R इज इक्वल टू एफ u1, u2 और क्या होगा? u3। एफ u1, u2 और क्या होगा? u3 होगा। एफ u1, u2 और क्या होगा? u3 होगा। ठीक है, तो देखो भाई स्थिति सदिश लिख दिया। पहले स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर को हम फंक्शन मानते थे xyz का, अब किसका फंक्शन होगा? u1, u2, u3 का। अब देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण 1। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का आंशिक अवकलन लेने पर, समीकरण 1 का आंशिक अवकलन लेने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव
इक्वेशन फर्स्ट लिख लो बेटा, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो सबका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तब तो पूरा आ जाएगा इसका, इधर तो अवकलज डी आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल यू वन, और फिर क्या होगा डी यू वन प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू टू, और क्या होगा बेटा डी यू टू प्लस डेल एफ अपॉन डेल यू थ्री, और ये कितना होगा आपके पास डी यू थ्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या दे दीजिए भी इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे तो ये संपूर्ण अवकलज हो गया, टोटल हो गया, तीनों के साथ ले लिया ना और तीनों को प्लस कर लिया, तो इसको कहने को तो वैसे तो संपूर्ण अवकलज कहते हैं मैथ्स की भाषा में देखा जाए तो, लेकिन लिखने को आंशिक अवकलन भी लिख सकते हो या संपूर्ण अवकलन, क्योंकि आंशिक अवकलन करने से ही संपूर्ण अवकलन आता है, टोटल डेरिवेटिव आता है। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन द इक्वेशन सेकंड। तो हमें कौन सी इक्वेशन प्राप्त हुई भी, सेकंड इक्वेशन हमें प्राप्त हुई। एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना भी, सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे पहले हम स्थिति सदिश एक्स वाई जेड का फंक्शन होता था, आजकल u1 u2 u3 का कहने लग गए, पहली चीज़। फिर आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब ये जो पद आते हैं ना, इन पदों को देखो हम क्या कहेंगे। ये जो पद है ना आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन कितना, डेल एफ अपॉन, देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, या तो इसको एफ कह दो, या वैसे ये एफ है किसके बराबर आर के, तो ऐसे कह दो भी आर का कर लिया। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको जरूरी थोड़ी कि आर एफ लिखो, आर में लिखना चाहो तो आर लिख सकते हो एफ की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई एफ है फंक्शन तो वही है आर का ही है, तो एफ की लिख सकते हो, चाहे क्या लिख सकते हो आप, आर लिख सकते हो, ठीक है। तो जहां भी न्यूमेरिकल करेंगे सब जगह आर मिलेगा, तो आर लिख लो बेटा इसकी जगह, है ना। अब ये जो आए डेल आर अपॉन डेल यू वन, भाई आर का कह दो चाहे एफ का कह दो, एफ का यू वन के साथ, एफ का एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ये जो है ना डेल आर अपॉन डेल यू वन, डेल आर अपॉन डेल यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू थ्री, तो इनको कह देते हैं डेल आर अपॉन डेल यू आई। आई की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, आई की वैल्यू कह देंगे 1 2 और 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनका नाम होता है, इन्हें कहते हैं आधार सदिश। क्या कहते हैं भाई, इन्हें आधार सदिश कहते हैं, इन्हें बेस वेक्टर कहते हैं। ये जो आंशिक अवकलन है कौन सा, डेल आर अपॉन डेल यू आई, ये जो आंशिक अवकलन है इसे क्या कहते हैं, यू आई का मतलब u1 u2 u3 सारे, ये क्या कहलाता है, आधार सदिश कहलाता है, आधार सदिश कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, बेस वेक्टर। आधार सदिश से क्या कहलाता है, ये बेस वेक्टर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, आधार सदिश कहलाता है। नीचे लिख लो, आंशिक अवकलन डेल आर अपॉन डेल यू आई आधार सदिश या बेस वेक्टर कहलाता है। पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल यू आई इज नॉन एज बेस वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल यू आई इज नॉन एज बेस वेक्टर। तथा इसे अब वेक्टर में लिखा इधर तो वेक्टर लगा दो सबके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वेक्टर लगा लो, यहाँ बिना वेक्टर के लिखते हो तो बिना वेक्टर के लिख लो। तथा इसे बी आई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा इसे बी आई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा इसे बी आई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर बी आई, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर बी आई। तथा इसे बी आई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर बी आई। तथा इसे बी आई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर बी आई। तो अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बी आई इज इक्वल टू, ये होता है डेल आर अपॉन डेल यू आई, आई की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे भाई 1 2 3। तो ये जो अवकलज या डेरिवेटिव है इन्हें क्या कहते हैं हम, आधार सदिश या क्या कहते हैं, बेस वेक्टर कहते हैं। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। अब आपके समीकरण 2 को अगर दोबारा से देखें तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बोर्ड पे देखो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डी आर इज इक्वल टू, ये है डेल आर अपॉन डेल यू वन, यू वन है ना ये, तो यू वन होगा तो ये बी वन होगा, तो ये हो गया बी वन डी यू वन प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा, बी टू हो जाएगा, 2 है तो हो जाएगा बी टू, और ये कितना होगा डी यू टू, और ये कितना होगा बी थ्री, और ये कितना होगा डी यू थ्री, बी थ्री और ये कितना होगा आपके पास डी यू थ्री हो जाएगा आपके पास, ये होगा बी थ्री और ये कितना हो जाएगा आपके पास डी यू थ्री। इसको दे लो इक्वेशन नंबर थर्ड दिया तो इसको 4 दे लो, तो भाई इसको दे सकते हो आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं इसको 4। तो एक नई चीज़ सीख गए, एक तो क्या सीखे,
स्थिति सदिश जो तो हम नॉर्मली जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक बेस वेक्टर होता है आधार सदिश। तो ये क्या होते हैं, आधार सदिश, यानी क्या कहते हैं, बेस वेक्टर कहते हैं। धीरे धीरे ये बेसिक टर्म है इसके, और ये सीख जाएंगे तो फिर आगे डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब लिखिए आगे, आधार सदिश बी आई की दिशा, 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 आधार सदिश बी आई की दिशा u1 वक्र के या ui वक्र के, ui वक्र के स्पर्श रेखीय होती है, ui वक्र के स्पर्श रेखीय होती है, स्पर्श रेखीय होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे b1 की दिशा इधर होगी, b2 की दिशा इसके स्पर्श रेखीय, इसके u2 के, b3 की दिशा इधर होगी, ये b3 की दिशा ये b2 की, और ये किसकी दिशा होगी, b1 की। जो वक्र या u1 u2 u3 होते हैं उनकी स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही दिशा कौन से वेक्टर की होगी, आधार सदिश की होगी। तो लिखो, द डायरेक्शन ऑफ बेस वेक्टर bi, द डायरेक्शन ऑफ बेस वेक्टर bi इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ ui कर्व्स, इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ ui कर्व्स, इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ ui कर्व्स। अब देखें, जो आधार सदिश आया, इस आधार सदिश का हम क्या लेते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस आधार सदिश का क्या लेते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो आधार सदिश का अब हम क्या लेंगे, इस बी आई का क्या लेंगे भाई, परिमाण या मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर होता है उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो आधार सदिश का जो परिमाण या जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो आगे लिखिए, बी आई का मैग्नीट्यूड जो हम लेंगे तो यही होगा डेल आर अपॉन कितना होगा, डेल यू आई। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसको बी आई वैक्टर न लिख के, मोड न लिख के, इसको लिखा जाता है एच आई। इसको क्या लिखा जाता है, एच आई। पहला होगा तो H1 हो जाएगा परिमाण या मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा तो H2 हो जाएगा, तीसरा होगा तो क्या हो जाएगा, H3। जो इन आधार सदिशों का जो परिमाण या जो मैग्नीट्यूड है, उसी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, स्केल गुणांक या स्केल फैक्टर कहते हैं। जो आधार सदिश हैं, जो बेस वेक्टर हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, उनका जो परिमाण होगा, उसी परिमाण या उनके मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। उनके परिमाण या मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं भी, स्केल फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया, ये नोट कर लो, इन्हें स्केल गुणक कहते हैं, इन्हें स्केल गुणक, इन्हें स्केल गुणक कहते हैं, इन्हें स्केल गुणक कहते हैं, इन्हें स्केल गुणक कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, इट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, इट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, इट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। अब देखिए, कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर जैसे b है तो b में दो चीज़ें हैं। b के अंदर एक तो इसका क्या है, परिमाण या मैग्नीट्यूड, और एक इसकी क्या होती है, दिशा या डायरेक्शन। दो चीज़ें तो होती है। कोई भी वेक्टर होता है, या तो उसको वेक्टर के रूप में लिख दो, या उसमें दो चीज़ें छुपी हुई होती हैं। एक तो उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, और एक उसकी क्या होती है भी, दिशा या डायरेक्शन होती है। अब बोले सर यहाँ भी तो होगी इसके अंदर, तो B1 का मैग्नीट्यूड तो हम जान गए कि परिमाण तो B1 का H1 होगा, B2 का H2 होगा, B3 का H3 होगा। लेकिन बोले सर दिशा कौन सी होगी फिर? तो नॉर्मल हम जब कार्तीय कार्टेशियन पढ़ते हैं तो याद करो क्या लगाते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप लगाते हैं। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर लगाते हैं ना। आई कैप किसको बताता है, एक्स एक्स की दिशा को बताता है। जे कैप किसको बताता था वहाँ, वाई एक्सिस की दिशा को। और के कैप किसकी दिशा को बताता था, जेड एक्स की दिशा को बताता था। बता रहा था नहीं बता रहा था? तो देखिए भी वैसे ही यहाँ क्या होगा सर, वही आई कैप, जे कैप, के कैप होंगे या कोई दूसरा नाम देंगे? तो देखो, तो लिखे इसमें, यदि आधार सदिश, एक लाइन लिख लो फिर लिख देते हैं, यदि आधार सदिश बी आई के अनुदिश, यदि आधार सदिश बी आई के अनुदिश, बी आई के अनुदिश, यदि आधार सदिश बी आई के अनुदिश एकांक, यदि आधार सदिश बी आई के अनुदिश एकांक सदिश ई आई कैप हो, ई आई कैप हो, तो अब आई जे कैप नहीं कहते, आई जे कैप तो सिर्फ एक्स वाई जेड वाले में होते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ई आई कैप। इफ यूनिट वेक्टर ई आई कैप along बेस वेक्टर बी आई, देन कैसे लिखेंगे बेटा? तब हम लिख देंगे कि जो आपका सर बी आई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर होता है उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड, तो बी आई का परिमाण या मैग्नीट्यूड कितना होता है, एच आई,
और उसका आधार सदिश कितना है, ई आई कैप। पहला होगा तो E1 कह देंगे, दूसरा होगा तो E2 कह देंगे, तीसरा होगा तो E3 कैप कह देंगे। जैसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप कहते थे, वैसे यहाँ E1 कैप, E2 कैप और क्या कह देंगे भाई, E3 कैप कह देंगे। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितना दे दो, 5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दीजिए भाई इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब देखो समीकरण 4 से वैल्यू रख देंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 देखो बेटा ये रहा, यहाँ वेक्टर लगाना भी है ना, वेक्टर है अभी तक तो समीकरण 4 से देखो डी आर इज इक्वल टू B1 वेक्टर। अब B1 क्या होगा, H1 E1 कैप होगा, तो हो जाएगा H1 E1 कैप, ये कितना होगा DU1, फिर होगा H2 E2 कैप और कितना होगा DU2, प्लस H3 E3 कैप और कितना होगा मेरे भाई DU3 हो जाएगा आपके पास। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 6 कह दो। इसे क्या कहेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 6। इसे कह दीजिए भाई इक्वेशन नंबर क्या कह दोगे, 6। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे भाई, 6 कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 6। तो इसको नोट कर लो यहां तक, इक्वेशन नंबर 6 तक। अब देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र के अंदर, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र के अंदर जो वैल्यू होती है डी आर, इस डी आर को कहते हैं रेखा अल्पांश। क्या कहते हैं भी इसको, रेखा अल्पांश। हेडिंग लगाई थी ना, रेखा अल्पांश निकाल रहे थे सर हम तो, लाइन एलिमेंट। तो ये जो डी आर होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेखा अल्पांश या लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो नीचे एक लाइन लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में डी आर के परिमाण को, डी आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, डी आर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं। डी आर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं। डी आर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं। डी आर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर इज नॉन एज लाइन एलिमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर इज नॉन एज लाइन एलिमेंट। तो बोलो सर मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ हमें। तो भाई रेखा अल्पांश क्या होता है कि जो डी आर आया, इस डी आर का जो परिमाण या जो मैग्नीट्यूड होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखा अल्पांश या क्या कहते हैं, रेखा अल्पांश या क्या कहते हैं, लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो परिमाण निकालेंगे भी इसका। अब देखिए बेटा इसका क्या लेंगे हम, परिमाण या मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इसका जो परिमाण या मैग्नीट्यूड होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेखा अल्पांश। मतलब कि रेखा अल्पांश बराबर क्या हुआ, लाइन एलिमेंट। लिखते रहो बेटा, रेखा अल्पांश या लाइन एलिमेंट बराबर कितना हुआ, डी आर का परिमाण या मैग्नीट्यूड। यही तो कहता है कि डी आर का परिमाण या मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, रेखा अल्पांश। और रेखा अल्पांश को किससे लिखा जाता है, डीएल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, डीएल। एल का मतलब तो पूरा होता है लाइन, और डीएल का मतलब उसका एक भाग अल्पांश। तो किससे लिखा जाता है अभी, डीएल से। अब देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो देखो ये हो जाएगा डीएल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा डी आर डॉट हो जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ से देखो ये हो गया बेटा डीएल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर। आपकी इच्छा हो तो ये रख लो, आपकी इच्छा हो तो डी आर ये रख लो, आपकी इच्छा हो तो डी आर ये रख लो। डी आर ही डी आर है, कोई सा ही वैल्यू रख लो। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू रखो, इसकी बजाय देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। एक बार देखना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 बी आई डी यू आई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इस पूरे बड़े को लिख सकते हैं ना। 1 रखेंगे तो B1 DU1, 2 रखेंगे तो B2 DU2, B3 DU3। तो इतना बड़ा क्या लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे ये। तो क्या होगा आपके पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 बी आई इंटू कितना हो गया डी यू आई, बी आई इंटू कितना हो गया डी यू आई हो गया आपके पास। और कितना हो गया भाई आपके पास, दूसरा और होगा तो उसको जे कह दो, आई की जगह जे कह दो। जे इज इक्वल टू 1 2 3
और ये हो जाएगा बी जे, और ये कितना हो जाएगा आपके पास डी यू जे, बी जे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास डी यू जे। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भी डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई, या लिख सकते हैं समेशन जे, और ये हो जाएगा बी आई, और ये हो गया बी जे, और ये हो गया डी यू आई, और ये कितना हो गया डी यू जे, डी यू आई, और ये कितना हो गया आपके पास डी यू जे। अब देखिए लांबिक वक्र रेखा निर्देशांक तंत्र में आधार सदिश, आधार सदिश परस्पर क्या होते हैं, देखो यही तो बताए थे मैंने, यहाँ देखना एक बार दोबारा देख लो, चलो यही होते हैं, ये u1 होता है, ये u2 होता है, ये u3 होता है, ये इधर इसकी दिशा ये होगा, ये होगा, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये क्या होता है b3। पद कौन सा रहे हैं लांबिक, लांबिक में ये परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं, अरे परस्पर क्या होते हैं b1 b2 b3, इनके क्या कहते हैं आधार सदिश, और आधार सदिश परस्पर क्या होते हैं मेरे भाई लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं, आधार सदिश परस्पर क्या होते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो क्या होगा, क्या होगा, एक लाइन लिख लो पहले, लांबिक वक्र रेखा निर्देशांक तंत्र में, लाइन लिख लो लांबिक, यही तो है लांबिक वक्र रेखा, लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में आधार सदिश, आधार सदिश, आधार सदिश लंबवत होते हैं, आधार सदिश लंबवत होते हैं, आधार सदिश लंबवत होते हैं, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में आधार सदिश लंबवत होते हैं। इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब आप जानते हो बी आई डॉट बी जे होगा, b1 डॉट b2 होगा, b2 डॉट b3 होगा, यही तो होगा इसमें। तो ये दोनों आपस में क्या है लंबवत या परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है और डॉट है ही बीच में, डॉट तो था ही बीच में आपके पास, यहाँ डॉट तो है ही इसमें। अब जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो जब डॉट खोलते हैं तो क्या खुलता है कोस थीटा। अब कोस 90 कितना होता है मेरे भाई 0 होता है, कोस 90 कितना होता है 0। तो b1 b2 b2 b3 b3 b1, b1 खोलेंगे तो एंगल कितना 90, 90 0 होगा। अतः बी आई इंटू बी जे इज इक्वल टू कितना होगा बी आई डॉट बी जे कितना होगा भाई आपके पास 0 होगा, बी आई डॉट बी जे कितना होगा भाई 0 होगा। खुद का खुद के साथ b1 डॉट b1 तो कितना होता है एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए b1 डॉट b1 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 ही रह जाता है कॉस थीटा के अंदर जब खुलेगा तो। लेकिन जब लंबवत या परपेंडिकुलर का बात आती है, लेकिन जब लंबवत या परपेंडिकुलर की बात आती है तो फिर b1 b2 लंबवत है, तो बी आई इंटू बी जे और आई जे नॉट इक्वल टू होने चाहिए। कहीं ये b1 और b1 कर लो आप, कर कह दो कि सर 0 होगा, क्यों होगा भाई b1 b1 में तो कोण कितना है 0 डिग्री का एंगल है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है वो तो ये जितने होंगे b1 b2 b2 b3 ये तो सारे क्या होंगे 0 हो जाएंगे आपके पास, ये तो क्या हो जाएंगे भाई 0। तो सिर्फ और सिर्फ बचेंगे कौन से सेम वाले बचेंगे b1 b1 b2 b2 b3 b3 बचेंगे आपके पास। तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, अतः हम लिख सकते हैं इसको डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, दो करने की जरूरत नहीं, सेम ही बचेंगे। ये हो जाएगा आपके पास बी आई क्या होगा आपके पास बी आई अरे क्या होगा बी आई बचेगा आपके पास, और क्या होगा डी यू आई, और ये कितना होगा डी यू आई बचेगा। अब अगर इसको खोलेंगे तो डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, पहला तो होगा b1 ये तो हो जाएगा b1 डॉट b1, और ये कितना होगा du1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा b2 डॉट b2, और ये कितना होगा du2 का स्क्वायर,
और प्लस ये कितना हो गया आपके पास B3 और ये कितना होगा आपके पास du3 का स्क्वायर। ये क्या होगा आपके पास du3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हम भली भांति जानते हैं कि B1 वेक्टर किसके बराबर होता है। अगर इस रूप में लिखना चाहें तो HI कैप होता है, तो कितना होगा H1 कैप। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम H1 कैप, और ये हो जाएगा H2 कैप, नहीं H1 कैप, और ये कितना हो गया du1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा H2 कैप डॉट ये हो जाएगा H2 कैप, और ये हो गया du2 स्क्वायर प्लस ये हो गया H3 कैप डॉट H3 कैप, और ये कितना हो गया आपके पास du3 स्क्वायर। यही होगा आपके पास। अब देखो क्या होगा भाई आपके पास। यहां से देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया dl स्क्वायर h, ये तो मैग्नीट्यूड है तो h1 h स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया E1 कैप डॉट E1 कैप, ये हो जाएगा H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा E2 कैप डॉट E2 कैप, और ये हो गया H2 स्क्वायर, और ये कितना हो गया du2 स्क्वायर प्लस ये हो गया E3 कैप, और ये हो गया H3 स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास du3 स्क्वायर। यही बना। अब देखो इसमें होता क्या है मेरे भाई, E1 E2 E3 परस्पर लंबत होते हैं, क्योंकि B1 B2 B3 भी तो लंबत है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे, लाम्बिक या ऑर्थोगोनल पढ़ रहे। इसका मतलब E1 कैप E2 कैप ये भी लंबत होंगे। अब देखो E1 कैप डॉट E2 कैप अगर खोलेंगे तो ये खुलेगा E1 E2 कोस थीटा। अब दोनों लंबत हैं तो एंगल कितना 90, तो कोस 90 कितना होता है 0। तो E1 E2 E3 ये तो सारे 0 होंगे। E1 कैप डॉट E2 कैप डॉट E3 कैप या E3 कैप डॉट E1 कैप ये तो सारे होंगे 0, तथा खुद के एंगल 0 होता है E1 डॉट E1, तो एंगल 0 होगा कोस 0, तो ये कितना होता है 1। ये कितना होगा E2 कैप कितना होगा 1, और E3 कैप कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इन्हीं में एंगल 0 होता है अभी। तो ये बन गया हमारे पास। अतः dl स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, और ये क्या हो गया du2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया du3 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास रेखा अल्पांश dl, और dr का मोड होता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, और ये हमने मैग्नीट्यूड को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो पीछे इक्वेशन दिए थे हमने 6 तक, तो इसको दे दो 7 तक। अगर इसको टुकड़ों में देखना चाहें तो देखो क्या होगा। इसे कहते हैं आयतन अल्पांश या वॉल्यूम एलिमेंट। आयतन अल्पांश या क्या कहते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट। आयतन अल्पांश निकालना चाहें या क्या निकालना चाहें, वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट जब निकालना चाहेंगे तो एक एक पार्ट में देखेंगे, एक एक टुकड़े के अंदर। तो इस dl, भाई ये dl है पूरा, तो एक पार्ट देखा जाए तो ये जाएगा dl1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा H1 स्क्वायर, और ये होगा du1 स्क्वायर। तो इसको अगर शॉर्ट में देखें तो ये हो जाएगा dl1 इज इक्वल टू H1, और ये कितना हो जाएगा du1 स्क्वायर, हटा लिया। इसी प्रकार या सिमिलरली dl2 देखें तो हो जाएगा H2 du2, और dl3 देखें तो हो जाएगा H3, और ये कितना हो जाएगा du3 H3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास du3। अब अगर आयतन लिखना हो, अब अगर क्या लिखना हो, आयतन या वॉल्यूम, तो आयतन या वॉल्यूम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, देखो। अब अगर क्या लिखना हो आपको, आयतन या वॉल्यूम, तो आयतन तीनों भागों से मिलकर बनेगा।
तो याद रखना बेटा ये सारी चीज़ें। तो आयतन या वॉल्यूम लिखें तो dV इज इक्वल टू, पूरा तो V होता है लेकिन आयतन अल्पांश है, तो ये होता है dl1 dl2 और ये कितना होता है dl3। तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास h1 du1, ये हो जाएगा h2 du2, ये हो जाएगा h3 du3, ऐसे होगा। तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा h1 h2 h3, ये हो जाएगा du1 du2 और ये कितना होगा आपके पास du3। dV इज इक्वल टू होगा, ये तो हो गया आयतन अल्पांश। आयतन में तो तीनों साइड की बात होती है। अब बात आती है पृष्ठीय अल्पांश। पृष्ठीय अल्पांश या सरफेस एलिमेंट, किसकी बात आती है भाई? पृष्ठीय अल्पांश या किसकी बात आती है? सरफेस एलिमेंट की। तो सरफेस एलिमेंट देखो, सरफेस एलिमेंट जो होगा दो पृष्ठों से मिलकर बनेगा। सरफेस एलिमेंट जो होगा दो पृष्ठों से मिलकर बनेगा। तो रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश dl1 तथा dl2, dl1 तथा dl2 से बना पृष्ठीय अल्पांश, पृष्ठीय अल्पांश दो साइड से बनेगा पृष्ठीय सरफेस। तो सरफेस एलिमेंट बाय लाइन एलिमेंट dl1 एंड dl2। तो dl1 और dl2 से क्या होगा? h1 h2 du1 इंटू कितना होगा? du2। इसे क्या कहते हैं वैसे कहने को? ds3 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ds3। ऐसे ही क्या बनेगा आपके पास? इसी प्रकार या सिमिलरली इसी प्रकार रेखा अल्पांश dl2 एवं dl3 से बना पृष्ठीय, जिसे हम कहते हैं ds1। ds1 होगा h2 h3 du2 और कितना होगा? du3। तथा जो होगा ds2 होगा वो होगा h1 और h3 du1 और कितना होगा? du3। ये इस प्रकार से क्या बनेंगे? पृष्ठीय अल्पांश। दो साइड को ले लेंगे तो क्या बनेंगे? पृष्ठीय अल्पांश या सरफेस एलिमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें सीख गए भी आज तो हम लोग, कितनी सारी बातें सीख गए हम, हैं? इतनी सारी बातें हम सीख गए। हम सीख गए निर्देश तंत्र सीख गए, हम लांबिक सीख गए, हम रेखा स्थिति सदिश सीख गए, आधार सदिश वेक्टर बी सीख गए, बी का परिमाण मैग्नीट्यूड सीख गए, जैसे स्केल गुणांक कहते हैं वो सीख गए। रेखा अल्पांश हम सीख गए, रेखा अल्पांश के लिए परिमाण या मैग्नीट्यूड हमने सोल्व कर लिया। आयतन अल्पांश आ गया, पृष्ठीय अल्पांश आ गया। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब इतना काम करो, अगली क्लास से अगले बड़े डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे फिर।